गाइस आज एक नए वीडियो के साथ एक नया चैलेंज लेके आया हूँ। और आज देखते हैं ये पूरा हो पाता है कि नहीं। इस वीक में आप बस 70 लाइक्स करवा दीजिए एक वीक के अंदर में। और इस नई वीडियो पता है लेट हो गई थोड़ी सी, लेकिन क्या करूँ गाइस, चैप्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाते हैं, इसकी वजह से चैप्टर्स आने में देर हो जाती है। चलिए इस बिना देर के शुरुआत करते हैं इस चैप्टर को। और हमें प्रीवियस का सीन दिखाया जाता है, कैंटीन का सीन, जहाँ पे हमें वही जुवेनाइल प्रिजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे बच्चे एक जगह पे एकदम खड़े हुए होते हैं। और हमें भोजन का सीन दिखाया जाता है, और वहाँ पे बहुत सारी खाने के प्लेटें गिरी होती है, उन खाने के प्लेटों के बीच में एक बंदा पड़ा होता है बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में। तभी उसके पीछे एक बंदा आके कहता है, तुम ये सब चीज़ें क्या कर रहे हो, तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। और काँप रहा होता है क्योंकि वो भोजन से डर रहा होता है, क्योंकि उसके सामने एक बॉडी पड़ी हुई रहती है। और पुजिन भी उसकी तरफ देखते हुए रिस्पॉन्स करता है, क्या हुआ, तुम्हें कोई परेशानी है और तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है। बस मैं तो पीस फैला रहा था और तुम मेरे पीस के बीच में आ रहे हो। लगता है तुम्हें भी पीस के मतलब नहीं समझ में आ रहा है, मेरे पीस का मतलब क्या है। और उससे और ज़्यादा डर लग रहा था बोजिन को देखते हुए, क्योंकि उसकी ऐसी फटी हुई थी और वो उस बॉडी को देख कर और ज़्यादा उसकी फट रही थी। और वो सारी चीज़ों के बाद वो उसके पास बहुत ज़्यादा चश्मे के पास पहुंच जाता है और बोलता है, तुम्हें भी मैं क्रश कर दूंगा, तुम भी मेरे पीस के अंडर में आओगे, तुम भी सुधर जाओगे। और हमें फिर से सीन चेंज होता है और हमें डुआन और बोजिन के फाइटिंग सीन पे करंट के सीन में ले आया जाता है। और हमें वही सीन दिखाया जाता है कि डुआन ने बोजिन की हालत खराब कर दी और बोजिन का एक हाथ वो तोड़ने वाला है, डिसेबल्ड करने वाला है बोजिन को। और डुआन एकदम वो करने ही वाला था। बोजिन पूरा जमीन पर रगड़ा था उसका मुंह, और वो बोल रहा था, सॉरी सॉरी मत करो, स्टॉप स्टॉप, रुक जाओ, बिल्कुल भी मत करो, ऐसा कह रहा था वो। और तभी डुआन उसका हाथ मोड़ने ही वाला था कि अचानक से डुआन को एक शॉक सा लगता है और उसकी बॉडी एक तरह से वर्क करना बंद हो जाती है और उसे काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस होने लगता है। वो अपनी बॉडी को चेक कर रहा होता है क्योंकि उसे जो पेन फील हो रहा था वो काफ़ी ज़्यादा था। तभी बोजिन ये सब देखते हुए पीछे से अटैक करने की कोशिश करता है और डुआन ये सारी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते, ये क्या हो रहा है। तभी सिस्टम का मैसेज अलर्ट आता है कि सिंक्रोनाइजेशन ओवर हो चुका है और अब जो ये आर्टिफैक्ट है वो तबाह हो जाएगा। और सिंजे से जो भी तुम्हें हो रहा था, एक्सपीरियंस मिल रहा था, वो कैंसिल हो चुका है। और ये सब चीज़ें देखने के बाद ही अचानक से वो रिंग भी कैंसिल हो जाती है, ये रिंग। और तभी बोजिन भी उसकी टांगे पकड़ लेता है डुआन की और उसे आसमान में उठा के फेंक देता है खिलौने की तरह। बोजिन की नज़र भी एकदम डुआन के ऊपर टिकी होती है क्योंकि डुआन ने अभी उसकी बहुत ज़्यादा बुरी हालत कर दी है। और इससे ज़्यादा, और डुआन भी एकदम अपने पफ मोड में आ जाता है कि उसे कैसे भी करके बोजिन से बचना है। और वो भी उसका फैल्कन ड्रॉप अटैक करने जा रहा था अपना पूरी ताकत से। और पूजिन भी अपनी पूरी ताकत लगा देता है कि उसके बाद वो भी अटैक करने जा रहा था। और दोनों के अटैक्स टकरा जाते हैं और वो पूरी ताकत से दोनों अपनी तरफ से टकराव महसूस होता है और आजू बाजू की तरफ हवा और धुआं फैल जाता है और काफ़ी ज़्यादा धुआं पीछे होते हुए गिरता है। जब वो लैंड करता है तभी बूजिन को भी दिखाया जाता है कि बूजिन को भी थोड़ा बहुत तो बस असर हुआ था उस अटैक से, लेकिन उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा था। और वो दोनों अब फिर से लड़ाई करने के लिए आमने सामने की तरफ आ जाते हैं। वो अपने एक के बाद एक अटैक दोनों के फेस पे अटैक करते हैं। और बोजिन का अटैक कुछ ज़्यादा ही हैवी होता है क्योंकि वो डुआन को भी बड़े आसानी से उठा उठा के, तभी डुआन अपने उसकी बॉडी का हेल्प लेते हुए उसको और ब्लाइंड शॉट्स अटैक कर देता है दो तीन। लेकिन उससे भी बोजिन को हल्का फुल्का सा बस फर्क पड़ा होता है। उसके लिए जैसे वो सब कुछ था ही नहीं। और डुआन को लगा था कुछ तो इफेक्ट हुआ होगा, कुछ तो असर हुआ रहेगा बोजिन के ऊपर, लेकिन उसके ऊपर जैसे कोई असर नहीं होता। और तभी उसने एक तगड़ा सा पंच डुआन के स्टोमक में मार दिया था। और ये पंच काफ़ी ज़्यादा डुआन के लिए भी काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल था क्योंकि ये पंच खाने के बाद डुआन काफ़ी ज़्यादा पीछे हो गया था और बोजिन को जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ा था। वो अपने वही टूटे हुए हाथ के साथ डुआन को आसमान से नीचे गिरते हुए देख रहा था। और वो जैसे ही नीचे गिरने वाला था डुआन, तभी बोजिन अपना पैरों से डुआन के ऊपर रेडी हो जाता है और एक स्मैश करता है जिसकी वजह से अगल बगल की सारी चीजें टूट जाती हैं और हर तरफ बस धूल धूल हो जाती है। और हमें डुआन का सीन दिखाया जाता है जो एकदम कुचला गया था बोजिन के पैरों से। बोजिन हंसते हुए उसको कहता है, आज मैं तुम्हें मसल दूंगा, आज तुम मेरे पीस के ऊपर आ चुके हो। और हमें फिर से फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है सनशाइन शेल्टर का, कोल वॉलेंटियर प्लांट के टाइम का। और हमें वही सीन दिखाया जाता है, सारे बच्चे कोल्स को उठा उठा के पार्सल कर रहे थे और तभी उसमें से एक बंदा कोल छोड़ देता, बोलता तुम ये सब क्या कर रहे हो, और दूसरे बच्चे लड़ाई करने ही वाले थे। तभी वहां पे हाँफते हुए बोजिन भी पहुंच जाता है
और बोलता है ओ हाँ। बोलते हैं, क्या हुआ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बाकी सारे बच्चे जो उसे कॉल पहुंचाने गए थे वो उनसे पूछने आ जाता है। और उसकी तरफ देखते वो बोलता है, तुम अच्छा है तुम यहीं पर ही हो। और उसकी तरफ देखने लगता है और वो बोलता है, क्या हुआ, हमने तो कॉल तुम्हारे पास पहुंचा दिया था, अब तुम्हें क्या चाहिए? क्या आपको क्या कोल्ड डिलीवरी में कुछ दिक्कत हुई आपके घर में? ऐसे वो पूछ रहा था। बोलता है, नहीं, उसमें कुछ नहीं थी, लेकिन मैं तुमसे बदला लेने आया हूँ। और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जो बूजिन के ऊपर वो दया कर रहा था और सारी चीज़ों के बारे में बूजिन जो सोच रहा था, वही सारी चीज़ें फ्लैशबैक में के सीन में हमें फिर से दिखाई जाती हैं। और बूजिन से बात करता होता है कि क्या हुआ, आपको क्या चाहिए था? बोलता है, मैं यहाँ पे तुम्हें पीस का मतलब सिखाने आया हूँ और तुम सबको सबक सिखाने आया हूँ यहाँ पे। वहाँ पे काफी सारे बच्चे होते हैं सनशाइन शेल्टर के, जो हर समय देख रहे थे ये सारी चीजें। बोलते हैं, तुम सब ऐसे जगह से आए हो जहाँ से तुम सब वही हो कि बुरा ही रहोगे हर समय, इसलिए मैं तुम सबको मिटाने आया हूँ यहाँ से, और तुम सबको मुझे सुधारना ही होगा। और हमें फिर से वही कोल का सीन दिखाया जाता है काफी सारा, जो लोग डोनेट करने के लिए यहाँ पे वर्क कर रहे थे। सारे बच्चों में भी गर्मा गर्मी बढ़ रही थी कि ये क्या बोल रहा है, किसी को भी बिलीव नहीं होता है ये बंदा क्या कह रहा है। और बोजिन भी बोल रहा था, तुम सब कितना भी अच्छा काम कर लो, तुम जैसे हो डिलिक्वेंट्स वैसे के वैसे ही रहोगे, और इसलिए मैं तुम्हें सुधार दूंगा अपने पीस से, तुम सबको डिसेबल करके एक तरह से। तभी डुआन के फादर का सीन उसके पीछे आता है। बोला, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और क्या तुम्हारी ग्रैंड माँ को और भी कुछ चाहिए था? और वो उसे पूछ रहा था और बोलता है, ऐसी कोई बात नहीं है, ये बच्चे यहाँ पे हैं और मेरे साथ हैं और ये सब सुधर सकते हैं, और ये सब स्पेशल बच्चे नहीं हैं, ये सब नॉर्मल बच्चे ही हैं। तो तुम्हें अगर और भी कुछ चाहिए तो तुम यहाँ से लेके जा सकते हो। यही कहते हुए वो डुआन का फादर उसे समझा रहा था कि तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। लेकिन बोजियन बोजी नहीं है, उसका माइंडसेट एकदम बन चुका है, और वो उसकी तरह बोलता है कि तुम जैसे की वजह से ये सारे बच्चे और ज्यादा आगे चल के वो करेंगे। और वो उसके ऊपर भी अटैक करने की तैयारी कर चुका था। फिर से हमें करंट का सीन में लेके आया जाता है, जहाँ पे बोजिन ने डुआन की बहुत बुरी हालत कर दी थी और उसे कुचल रहा था वो अपने पैरों के तले। वो अपनी पूरी ताकत लगा दिया था और पूरी मसल रहा था डुआन को कि वो पूरी तरीके से उसे कचुम्बर निकाल देगा। और हर तरफ धूल धूल फैल गया होता है। उस धूल का फायदा उठाते हुए डुआन कैसे न कैसे करके एस्केप हो जाता है बोजिन के उस टाइट ग्रिप से। और डुआन अब रेडी हो चुका था और वो अपनी पूरी ताकत लगा के बोजिन पर अटैक करने वाला था। डुआन के फेस पे टेंशन दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे इस हैवी वेट से लड़ना था और उसकी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी थी पहले ही। बोजिन ने बिना टाइम वेस्ट किए डुआन को ग्रैब कर लिया। वो अपने टूटे हुए हाथ से ही और अपने सीधे हाथ से ही उसे काफी तेजी से पकड़ लिया और उसे दबाने लगा। और उसके टाइट ग्रिप से डुआन की भी हालत खराब होने लगी, क्योंकि वो और ज्यादा टाइट किए जा रहा था। उसके डुआन की हड्डियों की आवाज हमें सुनाई दे रही थी, क्रैक क्रैक करके। और ये सारी चीजें देख के डुआन भी चीख रहा था, क्योंकि उसे बहुत ज्यादा पेन हो रहा था, उसके ब्लड मुंह से आ रहा था। और बूजिन इसमें बस लाफ कर रहा था, हंस रहा था कि उसे तो जैसे कुछ दया नाम की चीज नहीं है उसके अंदर। तभी डुआन अपना एक्टिवेट करता है बूस्टर, और उसकी तरफ बहुत तीखी नजरों से देखता है कि अब वो उसे खत्म ही कर देगा। वो बहुत तेजी से उसके सिर पे एक हेडबट देता है, जिसकी वजह से बूजिन को भी थोड़ी देर के लिए अनस्टेबल हो जाता है और वो पीछे की तरफ जाने लगता है, और उससे वो डुआन छूट जाता है आखिरकार। और डुआन तभी उसे तेजी से पीछे से आके पकड़ के उसका सिर उसे पूरी ताकत से बोलता है, आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुमने कोई पीस नहीं फैलाया, तुम बस अपने मजे के लिए लोगों को मारता करते थे। और उसे तेजी से स्टम्प स्लैम अटैक कर देता है, और वो उसका पूरा सिर जो था उसे जमीन पे तेजी से पटक देता है, और उसके पटकने के बाद ही जो पीस का सीधा साइन था वो उल्टा हो जाता है। और ये सारा सीन देख के बोजिन का आखिरी समय आ ही गया था, हमें पता चल गया था। और डुआन ने जैसे ही उसे पटका और हर तरफ काफी ज्यादा धूल फैल गई। और धूल के छटने के बाद हमें सीन दिखाया जाता है कि बोजिन धराशायी हो गया है, और बोजिन अब हार चुका है, और डुआन वहां पे अकेला खड़ा होता है। और डुआन उसकी तरफ देखते हुए उसे क्वेस्ट का सीन आता है, और क्वेस्ट में लिखा होता है कि पीस क्वेस्ट कंप्लीट हो गया है, डुआन ने बोजिन को हरा दिया है। और हमें फिर से सीन चेंज होते हुए हमें वही बाम्बू के जंगल में ले आया जाता है, जहाँ पे जेनी अभी भी वही स्ट्रिंग वाले सारे अटैक कर रही थी, वो स्ट्रिंग मास्टर का। और हमें फिर से
किम का सीन दिखाया जाता है, जो अभी भी वही तारों में फंसी होती है, स्ट्रिंग्स में। और वो अभी भी वही बाम्बूस में स्ट्रिक हो गई थी, वो अभी फंसी होती है उसी जंगल में। और इसी जगह गाइस, आज फाइनली हम लोग का चैनल मोनेटाइज होने के करीब पहुंच चुका है गाइस, लेकिन सब्सक्राइबर काउंट में अभी भी हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। वॉच टाइम तो हमारा 4000 कंप्लीट होने वाला है, इसलिए गाइस जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। चैप्टर की शुरुआत में हमें बाथरूम का सीन दिखाया जाता है, और हमें उसके अंदर दिखाया जाता है बहुत सारे शैम्पूस होते हैं, और हमें किसी के पैर दिखाए जाते हैं, और हमें ये नहीं पता चलता कि ये कौन था। फिर सीन चेंज होता है, हमें पता चलता है वो मिस किम रहती है, जो वॉशरूम का सीन रहता है। बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ है कि पहली बार ऐसे चैप्टर्स में वॉशरूम का सीन से फ्रंट का सीन दिखाया गया है। वो बात करके निकली होती है, और उसके पास बस एक क्लॉथ होता है, अपने बदन को ढकी हुई होती है, और किसी चीज़ के बारे में देखते हो अपने आप को कांच में देख रही होती है, और अपने आप को देखते हुए वो कुछ सोच रही होती है। और फिर से हमें सीन चेंज होता है, फिर से हम बाम्बू के जंगल में वहीं आ जाते हैं जहाँ पे मिस किम और जेनी की लड़ाई शुरू हुई थी। और हमें सेम वही सीन दिखाया जाता है कि अभी भी बाम्बू में बहुत सारे स्ट्रिंग्स फंसे हुए हैं, और जेनी अपने हाथों में वही स्ट्रिंग मास्टर वाले सारे तकनीकें दिखा रही कि स्ट्रिंग से, और हमारी मिस किम फिर से वहीं पे फंसी होती हैं। मिस किम भी वहीं पे फंसी हुई अटकी होती हैं, और वो सोच रहे थे वो कि कैसे यहाँ से बाहर निकलें। और जेनी बार बार सामने जाके बोले तुम्हारा फेस कितना ज़्यादा डिलीशियस है, और ये सारे चीज़ें कह ही रही थी, और बोल रही अगर तुम ज़्यादा कोशिश करोगे तो तुम्हें और ज़्यादा टाइट हो जाएगा तुम्हारे लिए, और मैं देख रही हूँ तुम्हारा रेड रेड फेस हो जा रहा है, और वो तुम्हारे लगता है कुछ ज़्यादा टाइट हो गया है तुम्हें ये वायर्स। और उसकी क्लोथ में काफ़ी ज़्यादा टाइट हो चुके रहते, उसकी बॉडी में काफ़ी ज़्यादा कट आने वाले थे उसकी वजह से। और बाम्बूस भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बढ़ते जा रहा था, क्योंकि बाम्बूस की वजह से बाम्बूस में भी स्ट्रिंग्स टाइट हो रही थी, और हमें दिखाई देता है कि बाम्बू कटना शुरू हो जाते हैं स्ट्रिंग्स की वजह से। और तभी एक स्लैश होता है, और वो सारे सारे बाम्बूस टूट जाते हैं हर जगह से। और जो मिस किम रहती है वो वहाँ से आज़ाद हो जाती है, लेकिन उसे काफ़ी सारी चोटें आई होती हैं। लेकिन उस चोटों से जैसे मिस किम को कोई फर्क ही नहीं पड़ा था। उसकी ड्रेस भी काफ़ी जगह से फट जाती है, और उसे जेनी कहती है अब तो तुम और ज़्यादा डिलीशियस लगने लगी हो, और अब मैं तुम्हें जरूर ही फिनिश कर दूंगी। और उसकी तरफ स्ट्रिंग्स लेके वापस भागना शुरू कर देती है, उसके और अटैक करने शुरू कर देती है। जेनी और मिस किम बस लगातार अटैक और बचने की कोशिश किए जा रहे थे, और जेनी ज़्यादा पलरा भारी दिख रहा होता क्योंकि मिस किम कुछ कर नहीं पा रही थी। उस मिस किम को जैसे वो गला पकड़ने की कोशिश करती है, मिस किम तुरंत ही नीचे डॉच कर देती है उस अटैक को, और उस वायर ट्रैप से बच जाती है। और वो जेनी कहती है ओहो तुम इस बार तो बच गई, लेकिन अगली बार नहीं बच पाओगी। और मिस किम भी बोलती है चलो वो तो देखा जाएगा। वो अपने पिंस को निकालती है अटैक करने के लिए, और हमें मून के लाइट में दिखाया जाता है कि मून के लाइट में सब लोग वापस ही वहीं पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। मिस किम के सारे अटैक्स को जेनी भी डॉच किए जा रही थी, जैसे उसके लिए भी कुछ नहीं था वो सब अटैक्स। और जेनी के सारे अटैक भी मिस किम आराम से डॉच किए जा रही थी। दोनों के अटैक्स एकदम ही जानलेवा थे कि जिसे भी लग जाए, और जेनी तभी भी अपना हाथ अचानक से मिस किम के ब्रेस्ट की तरफ बढ़ा देती है, और उसकी वजह से वो एक तरह से शॉक हो जाती है। तभी जेनी उनके ऊपर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उसे डैमेज होता है, लेकिन मिस किम भी कम नहीं थी। वो अपने 3 निडल्स जेनी की तरफ फेंकती हैं तुरंत ही, और जेनी की आंखें उसी के ऊपर टिक गई थी उस निडल्स के ऊपर। तभी वो निडल्स को आसानी से डॉच कर देती है, और ये चीज़ देख के तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट उसको आ जाता है। ओहो तुम्हारी वजह से तो और ज़्यादा मुझ पे इंटरेस्ट आ गया, और तुम और ज़्यादा मुझे एलिगेंट और डिलीशियस लगने लगी हो, इसलिए मुझे अब तुम पूरी चाहिए। और हमें सीन दिखाया जाता है कि मिस किम के कपड़ों के बीच में वही निडल्स लगे होते हैं, और वो निडल्स को निकालने की कोशिश कर रही होती है जेनी। और मिस किम अपने निडल्स को देख रही होती है जो उसके पास थोड़े बहुत बचे हुए थे, और उसके हर जगह से क्लोथ्स ओपन थे, और वो निडल से हमला किए जा रही थी जेनी के ऊपर, लेकिन जेनी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। और दोनों ही फियरस बैटल्स की शुरुआत कर देते हैं जैसे वो अभी स्टार्ट की है। हर तरफ पत्तियां फैल गई रहती है बाम्बूस की, और हमें सीन चेंज होते दिखता है कि हर तरफ की पत्तियां कट चुकी होती हैं, 2-3 टुकड़े हो चुके रहते हैं सारी पत्तियों के भी। और वहां पे हमें जेनी का सीन दिखाया जाता है, जेनी ने एकदम फाइनल अटैक कर दिया था मिस किम पे, जिसकी वजह से उनको काफी ज्यादा कट्स लग गए थे। उनके सारे स्ट्रिंग्स भी गिर चुके थे, और सारी निडल्स भी गिर चुकी थी, और स्ट्रिंग्स उनकी जो आगे पीछे थे। और तभी जेनी एक काउंटर अटैक करती है उनके ऊपर, और उसे अब सारे सारे अपने एक और वायर ट्रैप में फंसाते हुए उनका गला चोक करने की कोशिश करती हैं। और जैसे वो चोक करती है, उसे उठा के वो एक बॉडी स्लैम देने की कोशिश करती है।
रोटेट करते हुए कि अब तुम्हें मैं जरूर हरा दूंगी, और उसे लगा था वो उसे हरा भी देंगी, लेकिन कोई असर नहीं होता। और उसके बाद बैठ जाती है कि अब तुम कोई मूवमेंट नहीं कर सकते, और जेनी सोचती है अब तो तुम हार ही चुकी हो। मिस किम की भी हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी रहती है, उनके चेहरे पे कोई चीज नहीं दिख रही थी। बोलती है जो आखिरी तुम्हारी जो दो पिन थी तुमने जो अपने कपड़ों में छुपा के रखी थी, इसे भी मैं निकाल लेती हूँ, और उसे भी वो निकाल लेती हैं। लेकिन उसकी वजह से उसका ध्यान बढ़ जाता है, और मिस किम तभी उसके सिर पे अटैक कर देती है अपने पैरों से, और जेनी काफी ज्यादा दूर जाके गिरती है। लेकिन जेनी को और ज्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि उसे जैसे जैसे अटैक लग रहे थे उससे काफी ज्यादा अच्छा फील हो रहा था कि ओ आखिरकार तुम भी रेडी हो गई हो। मिस किम की हालत बुरी थी, और जेनी के ऊपर जैसे अभी तक कोई स्क्रैच तक नहीं पड़ा था। एक जेनी उनके निडल्स लेके उन्हीं को दिखा रही थी, और फिर से एक जाल में फंसा लेती है मिस किम को, जिसकी वजह से इस बार उसने काफी ज्यादा बाम्बूस में फिर से वायर ट्रैप्स लगाए थे, जिसमें मिस किम को उसने वापस से फंसा लिया था। और उसने जैसे वायर ट्रैप्स को अपनी तरफ खींचा, वो सोचती है अब तो तुम्हारा अंत आ चुका है, और अब तुम इससे नहीं बच सकती हो। और इसकी तरह से वो अपने पूरे वायर ट्रैप्स को मिस किम की तरफ खींचे जाती है। इस बार तुम फंस जाओगी तो तुम निकल नहीं सकती यहाँ से। और बाम्बूस के काफी ज्यादा घने जंगलों में वायर ट्रैप्स बिछे हुए थे, और मिस किम उनकी तरफ देखती है। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मुझे एक चीज बिल्कुल भी नहीं पसंद है। और जेनी बोलती है क्या? क्या आपने कहा था? और मैं तो भूल ही गई, जाने दीजिए, मुझे अब फिर से आप बता दीजिए। और हमें दिखाया जाता है पिन, जो तीन पिन होते हैं जो जेनी ने वापस से वायर ट्रैप को फंसाने के लिए इस्तेमाल किए थे, और सारे पिन्स भी गायब हो चुके थे मिस किम के। और जेनी ये हंसते हुए रही थी कि तुम्हारे ही पिन्स की वजह से मेरा और ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। और हम मिस किम की तरफ दिखाया जाता है कि उनकी कपड़े और काफी ज्यादा उन्हें इंजरी आई होती है। बोलती है तुम कुछ कह रही थी, तुम मुझे कुछ बता रही थी, कि तुम क्या कह रही थी मुझे? बोलते कि हाँ, मैं तुम्हें कुछ कहने वाली थी कि मुझे किसी भी तरीके से कोई मुझे अगर छूता है तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और मिस किम अपने बालों में से कुछ निकालने की कोशिश करती है, वो अपने बालों की तरफ में से एक पिन निकालती है जो उसके पास आखिरी बची होती है। और ये चीज देख के हमें भी एकदम शॉक सा मोमेंट आता है, क्योंकि मिस किम के सारे बाल वहां पे ओपन हो जाते हैं। और जेनी भी एकदम उन्हें घूरने लगती है कि ये क्या हो गया। और जैसे वो उनकी सुंदरता में खो जाती है, वो मूवमेंट नहीं कर पाती है कोई सी भी तरीके की, क्योंकि हमें दिखाया जाता है क्योंकि वो जो पिन होती है वो जेनी के सिर पे जाके लग चुकी होती है, जिसके वजह से अब जेनी हिलने की कोशिश भी करे तो भी नहीं हिल सकती है, क्योंकि उसका एक मसल्स जाम हो चुके हैं और वो वहां पे फंसी पड़ी होती है। और जेनी को वहीं पे वो छोड़ देती है वैसी हालत में, और वहां से मिस किम जाने लगती है। और जेनी का चेहरा हमें नहीं दिखाया जाता क्योंकि वो ब्लैक कर दिया गया था, मतलब कुछ और भी हुआ था उसके साथ वहां पे। और हमें सीन चेंज होता है और हमें वही गराज के साइड पे लेके जाया जाता है, जहाँ पे काफी ज्यादा शांति होती है, जहाँ पे उछल मुछल और सारी चीजें थी, जहाँ पे चॉय सुनजे और कॉय सुनचिक लड़ रहे थे, वहां पे कोई भी अब शांति हो चुकी थी, हर तरफ कुछ भी शोरगुल नहीं सुनाई देता। और हमें क्रेन का सीन दिखाया जाता है, क्रेन का हैंड की तरफ जो स्क्रैप यार्ड में इस्तेमाल होता है, और हमें कौन सी दिखाया जाता है उसे स्क्रैप हैंड में फंसा होता है। और संजय की तरह से मतलब समझाया जाता है कि मैंने तुम्हारी ये हालत कर दी, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? संजय को डर नहीं लगने लगता है। संजय बोलता है तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो, ये मर तो नहीं गया? संजय काफी ज्यादा घबराने लगता है, बोलता है चलो देखा जाएगा, मैं बॉस की तरफ लेके जाऊंगा। उसको हिलाने की कोशिश करता है बार बार, चलो तुम उठो उठो। और काफी ज्यादा हिलाने के बाद वो बोलता है चलो मैं बॉस के पास लेके चलता हूँ वैसे ही से। और वो ऐसे वही गाड़ी समेत बॉस के पास अपने ले जाने लगता है, बोलता है मैं बॉस के पास जाऊंगा, बॉस को बताऊंगा और बॉस सारी चीजें मुझे सॉल्व कर देंगे। वो बॉस की तरफ ले आने लगता है, और हमें ग्रीन लाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे फर्स्ट लड़ाई शुरू हुई थी। और चौल संजय किसी चीज को देख के हैरान था, क्योंकि वहां पे हर तरफ बस धूल धूल हुई होती है, और उसके बॉस को सीन दिखाया जाता है डोरमोडोंग के लीडर की तरफ से, जो साइड कमांडर एक था। और हमें रेड लाइट के बाद उसका सीन दिखाया जाता है कि उसके चारों तरफ काफी ज्यादा ब्लड हो चुका रहता है, और वो उसकी हाथों की तरफ भी काफी ज्यादा ब्लड होता है कि इंटेंस बैटल हुई है। उसके चेहरे भी काफी ज्यादा ब्लड हो जाता है। बोलता है और कोई है तो आ जाओ, मैं सबको यहाँ पे खत्म कर दूंगा, और उसका डरावना फेस दिखाया जाता है, और यहीं पे स्टोरी एंड हो जाती है गाइस। हमें स्टार्टिंग के सीन में हमें बस स्टॉप का सीन दिखाया जाता है, और हमें बस स्टॉप के सीन में हमें डुआन को दिखाया जाता है जो अपने दर्द में चिल्ला रहा होता है और करा रहा होता है कि उसको क्योंकि काफी ज्यादा अपने हाथों में दर्द हो रहा था, क्योंकि उसे उसने बुजिन से लड़ाई करने के बाद वो यहाँ पे आ चुका था।
और उसे यकीन था कि बोचिन जैसा इंसान कितना ज़्यादा टफ था, और जितना मुझे बताया गया था उससे वो काफ़ी ज़्यादा टफ था। मुझे पूरी 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 बातें याद हैं कि कैसे मुझे बताया गया था वो क्लास रिप्रेजेंटेटिव है, और यूएसएन ने मुझे ये सारी चीज़ों के बारे में बताया था कि वो इतना ज़्यादा स्ट्रांग है। मैंने उसे कम समझा था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग था, वो मेरी उम्मीद से ज़्यादा स्ट्रांग निकला। और पोचिन जैसे अगर और भी हैं, और उन सब की भी ऐसी स्ट्रांग और बॉडीज रही और ओवरवेट चैलेंज रहे, लेकिन अब ये सब मेरे आगे अब कुछ नहीं, क्योंकि आखिरकार मुझे उन सबको हराना ही था। और ये सारी बातें होती रहती है कि सीन चेंज हो जाता है और हमें वापस से दूसरे फाइट के सीन की तरफ ले आया जाता है, जहाँ पे हमारा सुनविजय देखता रहता है अगल बगल, बोलता है, सुनविजय देखता है और बोलता है, तुम यहाँ पे ऐसे, और तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ? और वो उसे देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि तुमने ये सब क्या पहना हुआ है। वो बोलता है कि तुम ऐसे कैसे रेडी हो सकती हो? बोलते कि ऐसे, मिस किम देखती है अपने कपड़ों की तरफ, बोलती कि कुछ मेरे कपड़ों में दिक्कत है? बोलते हैं नहीं नहीं, कोई वैसी बात नहीं है, लेकिन ये सब कैसे हो सकता है, और तुम्हारी मम्मी क्या कहेंगी ये सब चीजें देख के? और ये सारे वो ड्रामा करते रहते, तभी मिस किम ज्यादा इंतजार नहीं करती और अपने साइड वाले भी कपड़े जो रहते हैं उसको फाड़ देती है, बोलती कि अब ज्यादा सही दिख रहा है ये सारी चीजें। और ये सारी चीजें देखने में तो सुनजा और तेजी से चिल्लाने लगता है। तभी वो, उसका माइंड ट्रिगर हो जाता है और उससे जैसे कोई लगता है डेंजर फील होता है। वो अपने साइड में तभी भी नोटिस करता है कि कौन आ रहा है, और हमें एक वाइट सी शेडो, ब्लैक सी शेडो दिखाई देती है मिस्ट के अंदर में, और संजय की हमें आंखों को दिखाया जाता है जो रेड हो चुकी रहती है। वो रहता है हमारा हेडक्वार्टर्स का लीडर। वो अपने मुंह को पोंछ रहा था किसी जैकेट से जिसमें टाइगर छपा था, और आप वो सब जान ही सकते हो टाइगर वाली जैकेट किसकी थी। हमें दिखाया जाता है कि उसने बहुत आसानी से उस जैकेट से पोंछता हुआ उसको नीचे फेंक दिया था, और हर तरफ बस धूल धूल थी, और हमें पता चली गया तो जैकेट किसकी थी। इसका मतलब उसने सबको हरा दिया है। कि इतने सारे लोग, जो थाउजेंड्स में लोग आए हुए थे, उन्हें आसानी से उसने हरा दिया था। और हमें दिखाया जाता है कि संजय और उसकी तरफ नोटिस किया जाता है मिस्किन, वो सोचता है कि हाँ, हमारी बैटल तो काफी ज्यादा रफ और टफ रही, हमें बहुत मजा आया। बोलते हैं कि मुझे भी थोड़ा इंट्रीगिंग लगा था, वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थे वो सारे बच्चे। और हमें दिखाया जाता है अगल बगल बस खून खून, और हर तरफ बस धूल मिट्टी फैली हुई होती है। बोलते हैं कि चलो यहाँ से अब चलते हैं, यहाँ पे जो सफाई वफाई वो सारी हो जाएंगी, वो सारी चीज़ों की अब तुम्हें चिंता नहीं करनी है। बोलते हैं कि कहाँ पे? बोलते हैं हेडक्वार्टर्स की तरफ बस चलने का है। और ये सारी चीज़ें सुनते मिस किम भी बोलती कि हाँ चलो चलते हैं, संजय भी कहता है कि हाँ चलो, हमें अब आगे बढ़ना चाहिए अपने हेडक्वार्टर्स की तरफ। बोलता है कि हाँ, ये सब जरूरी था, और अब आखिरकार अब थोड़े समय तक यहाँ पे शांति रहेगी, चलो हेडक्वार्टर्स की तरफ। और वो सब जाने लगते अपने हेडक्वार्टर्स की तरफ। और हमें वापस डुआन का सीन दिखाया जाता है, जो डुआन को रिवॉर्ड्स आते हैं कि अब आपको सेकेंडरी रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं सारे, जो जो आपने रिवॉर्ड बुजिन को हरा के पाए हैं। और हमें दिखाया जाता है डुआन को अचानक से एक लकी पाउच मिलता है, एक लाइट सी रोशनी हर तरफ चमकने लगती है, और उस लाइट सी रोशनी में वो वहाँ पे एक पाउच बन जाता है, और वो लकी पाउच रहता है। उस लकी पाउच के अंदर में आखिरकार उसे दो चीजें मिलती हैं। उसे एक गोल्डन की मिलती है, जो एक लेजेंडरी आइटम रहता है उसे ओपन करने के बाद, और उसके अंदर एक और चीज होती है जो एक मिथिकल ऑर्ब होता है, और उसका यूज वो पहले भी कर चुका था। और ये सारी चीजें देख के डुआन काफी ज्यादा खुश हो रहा था कि आखिरकार उसे ये रिवॉर्ड काफी ज्यादा बढ़िया मिला है, और ये इतना बढ़िया रिवॉर्ड था उसके लिए। वो ये सारी चीजों को देखते हुए सोचता है कि तभी उसे एक सेकंड पॉपअप सडनली अप होता है, और बोलता है कि तुम्हें आखिरी जीन हो की लास्ट मेमोरीज दिखाई जा रही है, मतलब उसकी फादर्स की आखिरी मेमोरीज। और वो सोचता है कि क्या हुआ, और एक्सेप्ट करने के बाद भी वो रिवॉर्ड उसे अगल बगल थोड़े समय तक कुछ नहीं होता, और वो सोचता है कि शौक में रहता है, क्या हुआ, ये सब क्या काम नहीं कर रहे? तभी अचानक से उसके बगल में उसकी सेक्रेटरी आ जाती है, उसके फादर की इंटर्न जो होती है। और वो आते ही उसे काफी ज्यादा शौक लग जाता है, वो सोचता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? बोलते है कि हाँ, मैं भी यही पूछ रही हूँ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इस बस स्टॉप में ऐसे बैठे हुए? और ये सब चीजें देख के तो डुआन भी काफी ज्यादा डर गया था, और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? बोलते कि हाँ, तुम्हें मैं अब तुम्हारे फादर के वो उस किस्से के बारे में बताना चाहती हूँ, जो तुम्हारे फादर और मैंने यहाँ पे सोचा था, मैं यहीं पे बैठी हुई थी तुम्हारे फादर के साथ जब ये हुआ था। और हमें पुराने सीन की तरफ दिखाया जाता है कि वो उसके साथ पूरी बातें कर रही थी, और बोलते हैं कि हाँ। और हमें जुआन के फादर को दिखाया जाता है जो अभी भी उस बात के लिए चिंता में होते हैं जो उस दिन हुआ था। और उसके फादर की तरफ उसने हाथ बढ़ाया हुआ था, और बोलता है कि मुन्ने
मुझे इन सबको कैसे न कैसे कैसे सुधारना होगा और ये सारे लोगों के डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। और ये सारी चीजें देख के तो वो भी बोलती कि मैं तुम्हारे फादर से और ज्यादा अट्रैक्ट हो गई थी, और उनसे काफी ज्यादा मैं उनको और ज्यादा पसंद करने लगी थी ये सारी चीजें देख के, क्योंकि उनके विचार काफी ज्यादा अच्छे थे। वो लोगों को सुधारने और वो सबके एक नया मौका देने के लिए कोशिश करते रहते थे। तुम्हारे फादर कभी भी हार नहीं माने ये सारी चीजों को लेते हुए। और ये सारी चीजें सोचते हुए काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी तुम्हारे फादर से। और ये सारी बातें चल ही रही थी और मैं उन्हें प्रपोज करने ही वाली थी कि तभी उनके वैन्स के सारे बच्चे जा रहे थे, वो जाने लगे। वो उनकी तरफ देखने लगे, जिसकी वजह से मेरा प्लान फिर से फेल हो गया। और उन्हें भी दिखाया जाता है कि वैन में सारे बच्चे चढ़ गए थे। बोलते हैं कि मैं एक ऐसा मौका देना चाहता हूँ जिसकी वजह से अब ये अपना डिसीजन खुद एक अच्छी राह पे चल सके आगे चल के। और हमें बच्चों का सीन दिखाया जाता है जो अब ये सनशाइन शेल्टर की एक नींव बन, यही है नींव, और यही एक साइन था जिसकी वजह से मैंने पोस्ट बनाया था। और मैं यही चाहता हूँ कि वो बच्चे भी अपना एक उज्जवल जीवन जिए और हर तरफ अपनी रोशनी बिखेरे। और यही चाहते हुए उसने बोला कि मैं भी यही चाहता हूँ, और यही चाहते हुए मैंने एक लाइक किया था कि ये सब की मैं वही राह बनाना चाहता हूँ, और इसके लिए मैं जितना हो सके उतना ज़्यादा कोशिश करूंगा अपने लिए। और ये सारी चीज़ों को देखते हुए हमें फिर से डुआन को प्रेजेंट सीन में लेके आया जाता है। और हमें उस बुक में वही चीज़ दिखाया जाता है कि उसने वही लिखा था, लाइक पोस्ट की तरह, साइन पोस्ट की तरह, क्योंकि उस सनसेट शेल्टर का जो बॉक्स रहता है, तभी डुआन को एक और चीज रिंग आउट होता है। और उसे रिंग रिंग करने लगता है उसकी तरफ, और वो सोचता है कि अब क्या हो गया। बोलता है कि एक अनक्लेम्ड रिवॉर्ड आपने नहीं लिया। और हमें दिखाया जाता है वो जो पोटली रहती है वो एक शॉर्ट्स रहती है, और वो चीज़ देख कर उसको काफ़ी ज़्यादा डिस्कस्टिंग लगता है कि वो क्या रिवॉर्ड्स इसमें आए थे, वो सेट। और एक स्विमिंग सूट रहता है जिसमें वो रहता है कि वाटर रेजिस्टेंस 30% और चार्म भी 50% उसके वजह से बढ़ जाएगा। और स्विमिंग सूट को देखते डुआन काफी ज्यादा अनविंग समझता है, क्योंकि वो सोचता है कि अब इसका क्या करूंगा मैं। और ये सारी चीजों को देखते हुए फिर से वही सेक्रेटरी का कॉल आता है उसे। और उसे कॉल आने के बाद वो फिर से उठा लेता है उस फोन को और बोलता है कि क्या हुआ। बोलता है कि क्या तुम क्या स्विमिंग पूल पे चलना चाहोगे। बोलता है कि हाँ, लेकिन अभी सडनली तुम ऐसा क्यों कह रही हो। बोलता है कि हाँ, तुम्हारे पास स्विमिंग ड्रेस तो होगी ना। बोलता है कि हाँ, मेरे पास अभी तो है। और तभी वो बोलता है कि और तुम्हारे साथ कोई आ सकता है। और तभी डुआन सोचने लगता है सारी लड़कियों के बारे में। और ये सारी चीजों के बारे में सोचते वो सोच ही रहा था कि तभी उसके सेक्रेटरी के रूम की तरफ रूम शिफ्ट हो जाता सीन। और हमें सीन दिखाया जाता है कि सेक्रेटरी डुआन से बातें कर रही होती कि हाँ, तुम जितने चाहो उतने अपने साथ दोस्तों को लेके आ सकते हो। और वो भी अपनी तैयारी कर रही थी स्विमिंग पूल में जाने के लिए। और हमें सीन चेंज होते हुए दिखाया जाता है कि उसने एक स्विमिंग सूट अपने लिए, एक छोटा स्विमिंग सूट रेडी कर लिया था। और यहीं पे हमारा ये स्टोरी एंड होता है गाइस। और आखिरकार इसके मैं एपिसोड्स तो लेके आ रहा हूँ, लेकिन हमारा बड़ी वीडियो को टेक डाउन कर दिया जा रहा है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि इसकी छोटी छोटी वीडियोस ही ऐसे बनाते रहूं। और आप सब इस पे सपोर्ट अपना जरूर दिखाइएगा।